हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिसोल्यूशन में जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे थे, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज सबसे पहले जो ट्रीटमेंट हमारे पास है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, जो गुडविल की ट्रीटमेंट है वो हम एडमिशन में, रिटायरमेंट और डेथ में कुछ अलग तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ पर गुडविल की ट्रीटमेंट सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट के ही अंदर जाएगी। और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते वक्त हम गुडविल को क्या मान के चलेंगे? हम गुडविल को मान के चलेंगे अपना एक एसेट। और एसेट की क्या ट्रीटमेंट होती है? एसेट को हम सिंपल रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर ट्रांसफ़र करते हैं और बाद में इसकी वैल्यू को पेड कर देते हैं। देखिए, अगर बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है तो उसे डायरेक्ट रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। और एडजस्टमेंट में अगर इसकी कोई वैल्यू बताई हुई है, लेट्स सपोज अगर बैलेंस शीट में गुडविल जो है 10,000 रुपीज़ की दी हुई है, तो हम यहाँ पर अमाउंट 10,000 से ट्रांसफ़र करेंगे। और एडजस्टमेंट में अगर इसी गुडविल की वैल्यू 15,000 बता रखी है तो हम उसे 15,000 से यहाँ पे पेड ऑफ करते हुए मान लेंगे। और एंट्री हम हेड में करेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। ओके, अगर गुडविल की वैल्यू कुछ नहीं दी हुई है तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर गुडविल को हमने अब ज़ीरो मान लिया है और यहाँ पर गुडविल की एंट्री नहीं आएगी। ये ध्यान रखना, इस पोर्शन पे गुडविल की एंट्री अब बिल्कुल नहीं आएगी। किस केस में? जहाँ पर एडजस्टमेंट में गुडविल की कोई अमाउंट नहीं दिया होगा, उस केस में हम गुडविल की वैल्यू को क्या मान लेंगे? ज़ीरो मान लेंगे। ओके, next treatment is of contingent liability and contingent asset. Now what is contingent liability or contingent asset? कंटिजेंट एसेट और कंटिजेंट लाइबिलिटी वो होते हैं जिनका फ्यूचर में वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उनका होना फ्यूचर में अनसर्टेन है। कंटिजेंट लाइबिलिटी और आर दोज लाइबिलिटी विच मे ऑकर इन फ्यूचर, दीज आर अनसर्टेन। इसका एक एग्जाम्पल जो हमारे इस चैप्टर में आता है वो है बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर। बी आर डिस्काउंटेड का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई बी आर है और वो बी आर हम डिस्काउंट करा लें, डिस्काउंट का मतलब है बैंक से जाकर उसको एनकैश करा लें। ठीक है, और एनकैश कराने के बाद जब हमारे मैच्योरिटी की डेट आए तो मैच्योरिटी की डेट पर जो पेई है, पेई हमें वो अमाउंट पे करने से मना कर दे तो उसे बोलते हैं बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर। अगर कोई हमारे पास पेई है और पेई ने हमें बी आर दिया तो अब बी आर किसके पास है? हमारे पास है। ये हम हैं फर्म, और हमने ये बी आर कहाँ जमा कर दिया है? बैंक के पास। बैंक के पास बी आर जमा करके हमने बैंक से क्या ले लिया है? हमने बैंक से ले लिया है कैश, और बैंक के पास अपना क्या हमने जमा कर दिया है? बी आर। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में हमारे पास बैंक से जो हमें कैश मिला हुआ है, जब मैच्योरिटी की डेट आएगी तो बैंक अपना कैश वापस मांगेगा। ठीक है, और मैच्योरिटी की डेट पर हमें कौन पे करेगा? पेई। लेकिन अगर मैच्योरिटी की डेट पर पेई हमें पे ना करे तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर। तो इस कंडीशन में ये पूरी लाइबिलिटी, क्योंकि बैंक को बी आर हमने जमा किया था तो पूरी लाइबिलिटी हमारे ऊपर बैठती है और हम ही वो हैं जो बैंक को इसका पेमेंट करेंगे। ये एक तरीके से हमारे लिए पेमेंट हो जाएगी। इसमें सेकंड केस आता है कंटिजेंट एसेट में, हम उसे डालते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब पेई हमें पे करे, ले सपोज कि अगर हमारा बी आर 2000 का था और 2000 का जो बी आर है वो डिस्काउंटेड हो गया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस 2000 में से 1200 पेई ने हमें दे दिए, कुछ अमाउंट पेई ने हमें पे कर दिया। इस समय इसे बोलते हैं कंटिजेंट एसेट। इन 1200 रुपये का मिलना हमारे लिए हो भी सकता था और नहीं भी, इसीलिए ये हमारे लिए क्या है? कंटिजेंट एसेट है। ठीक है, तो इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रियलाइजेशन में कब आएगी, कैसे आएगी? अगर हम रियलाइजेशन का अकाउंट बनाते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं सारे एसेट, यहाँ पे लिखते हैं हम सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, यहाँ पे हम लाइबिलिटी का पे ऑफ लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं एसेट्स का सेल वैल्यू। ठीक है, तो जो चीज़ हमें भुगतान करनी होती है वो हम पर्टिकुलरली यहाँ इस साइड में लिखते हैं समझने के लिए, टू बैंक अकाउंट। तो जो इस बार हमें बैंक को कितना अमाउंट पे करना था, इस बार हमें बैंक को अमाउंट पे करना था 2000 रुपीज़। अगर केवल पहला ही कंडीशन दिया होगा कि जिसमें केवल बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर है तो हमें केवल यही ट्रांसफ़र करना है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन भी दी होगी जिसमें हमारा बी आर का कुछ अमाउंट रिकवर हो चुका है, उस कंडीशन में जो अमाउंट हम बैंक को देंगे वो यहाँ पर लिखेंगे और जो अमाउंट हमें मिला है वो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय साइड पे। ठीक है, इन दोनों का एक
मिक्स ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, और मिक्स ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि जो नेट अमाउंट होता है उस नेट अमाउंट का ही हम ट्रांसफर करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा अमाउंट है 2000, यहाँ पे हमारा अमाउंट है 1200, तो इसका जो नेट ट्रांसफर होगा वो हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे टू बैंक अकाउंट। ओके, एक और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दी हुई होगी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ होगा, यानी कि इसका केवल हमारे पास अमाउंट आएगा, और जो चीज़ें अमाउंट आया करती हैं वो रियलाइजेशन के बाई साइड में हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो लेट्स सपोज अगर एडजस्टमेंट में हमारे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट है, तो वो अमाउंट हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर, और वो भी कहाँ, जहाँ पर हमें एसेट्स का पैसा मिलता है। एंट्री आएगी बैंक या कैश से, और अमाउंट को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। अगर एडजस्टमेंट में सपोज कीजिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट 8000 है, तो इस 8000 अमाउंट को हम बैंक हेड की या कैश हेड की हेडिंग के अंदर JL पे लिखकर 8000 यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है।